हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में। इससे पहले जो आपने चैप्टर डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी यहाँ पर किंगडम प्लांटी के बारे में, इसमें अपने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। किंगडम एनिमेलिया में हम बेसिकली देख रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। प्रिमिटिव जो एनिमल हमारे पास आए थे, यानी कि जो सबसे पुराने हमारे पास एनिमल्स आए थे, और जो आपके पास एडवांस ग्रुप आया है वो उनमें क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, विभाजन के बारे में। अभी तक हमने चैप्टर में क्या समझा है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे जो हमारा टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। हमने बोला कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसे अलग अलग फाइलम में बांटा गया है। जैसे कि हमने कहा हमारे पास 5 किंगडम आते हैं। पांचों किंगडम में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, इन तीनों को आपने एक चैप्टर में पढ़ा था और आपने देखा था कि इनके सब ग्रुप भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने बात की थी फिर सेकंड जो चैप्टर हमारे पास आया था किंगडम प्लांटी, और आपने कहा था किंगडम प्लांटी को फिर से आपने फर्दर अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने कहा था क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग फाइलम आएंगे। और जैसे आपने किंगडम प्लांटी में देखा था, जो प्लांट थे आपने देखा कि जो प्रिमिटिव प्लांट थे अपने हायर प्लांट की ओर आप बढ़े थे। जैसे कि सबसे प्रिमिटिव प्लांट में हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में, जिसमें ऑर्गन डिफरेंशिएशन था ही नहीं। ठीक है, और आपने हायर प्लांट की बात की थी जिसमें आपने बात की थी एंजियोस्पर्म के बारे में, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझे, हमने कहा किंगडम एनिमेलिया में भी हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव फाइलम से लेकर के एडवांस फाइलम तक की बात करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने कहा कि ठीक है हम वर्गीकरण तो कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है। तो सबसे पहले हम आधार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन हम देख रहे थे। और शारीरिक जो संगठन है वो आपके पास कितने प्रकार का आ सकता है, आपने कहा शारीरिक संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कह रहे हैं, या तो सेलुलर लेवल का होगा यानी कि कोशिकीय स्तर का होगा, या हमने कहा टिश्यू लेवल का होगा यानी कि ऊतक स्तरीय होगा, या हमने कहा ऑर्गन लेवल का होगा यानी कि अंग स्तरीय होगा, या ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र स्तरीय होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में या इन शब्दों में कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या आधार है, क्या क्या बेस है वर्गीकरण का। सबसे पहले हमने कहा कि हम देखते हैं शारीरिक संगठन किस प्रकार का है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास आएंगे जिनका जो शरीर है वो सिर्फ कोशिकीय स्तर का होगा, सेलुलर लेवल का होगा। इट मीन्स उनमें सिर्फ कोशिकाएं ही पाई जा रही हैं, इनमें ऊतक नहीं आए हैं। अब बाद के जो हमारे पास ग्रुप आएंगे या फाइलम आएंगे वो ऐसे आएंगे कि उनमें ऊतक पाए जा रहे हैं, कोशिका के बाद ऊतक बन गए हैं लेकिन अभी ऑर्गन नहीं बने हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऐसे फाइलम आएंगे कि अब जिनमें ऑर्गन भी बन गए हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, अंग तंत्र नहीं बना है। ठीक है, और एडवांस जो आपके पास फाइलम आएगा उसमें आप देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या बात की है कि वो कौन सा फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान रखिए, हम ये टॉपिक ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे फाइलम के बारे में, अभी हमने फाइलम नहीं देखे हैं, जब हम फाइलम को पिक करेंगे, फाइलम के बारे में हम बात करेंगे, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा फाइलम पॉरीफेरा, हमने कहा फाइलम पॉरीफेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर लेवल। सिंपल सा हमने सिर्फ सेलुलर लेवल लिखा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर लेवल हमने लिखा है। इसका मतलब आप समझेंगे कि जो पॉरीफेरा है उनमें टिश्यू नहीं पाए जा रहे, सिर्फ सेल्स पाई जा रही, सिर्फ कोशिकाएं ही पाई जा रही। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक और यहाँ पर फाइलम आएगा, फाइलम सिलिंड्रेट, पर हमने कहा कि यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का है। तो अगर आपने इन सारे वर्ड्स का मतलब समझा है, इनका जो अर्थ है आपने जाना है, तो आप एक लाइन में या एक सेंटेंस में ये सारी चीजें समझ सकते हैं। एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि जो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि वो फाइलम जिसमें सिर्फ यहाँ पर कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो है पॉरीफेरा। ठीक है, वो है पॉरीफेरा। नेक्स्ट हमने बोला कि यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है सिलिंड्रेट्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ऑर्गन लेवल जिनमें आता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं।
और हमने कहा कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र जिनमें आता है वो हमारे पास आते हैं यहाँ पर एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्कस, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स, ये सारे हमारे पास जो आते हैं उनमें पाया जाता है यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम। ये लाइन अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने बात की है सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो हमने अभी बात के लिए ये टॉपिक रखा है। हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ और वर्ड आते हैं जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अभी तक हमने क्या चीजें डिस्कस की हैं यहाँ पर देखिए, जब भी हमने कहा प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है, ठीक है, यही चीज हमने डिस्कस की थी। हमने कहा कि जब भी क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद हुआ है, क्लियर है। हमने कहा कि ये क्या है, यहाँ पर हमने कहा सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, और सिंगल सेल भी कैसी है? 2n है, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, द्विगुणित। इन सारे शब्दों का मतलब आपको समझ में आया होगा क्योंकि आपने यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ा है। इनकेस आपने नहीं पढ़ा है रिप्रोडक्शन तो क्लास 12 में आपके पास एक चैप्टर आता है जिसमें आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स हैं इन्हें आप और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। वैसे ये बेसिक से वर्ड्स हैं जैसे कि जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, हमने कहा ये 2n है यानी कि डिप्लॉइड है या फिर द्विगुणित है। इन वर्ड्स का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये सबसे इनिशियल स्टेज जब आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के, जैसे आप क्लास 7th 8th से जब आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन को, तभी ये वर्ड्स हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जो जाइगोट था वो एक सिंगल सेल थी, ठीक है, एक कोशिका था, एक कोशिका थी और एक कोशिका से ही हमने कहा पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा? क्योंकि उसमें डिवीजन होंगे, उसमें विभाजन होगा। जब डिवीजन होंगे तो हमने कहा उसमें 3 लेयर बनती हैं, ये हमारे पास वो 3 लेयर आती हैं, ठीक है, ये हमारे पास वो 3 लेयर आती हैं। अब देखिए सबसे बाहरी जो लेयर है इसे हम कहते हैं यहाँ पर एक्टोडर्म। क्या कहेंगे इसे? एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब होता है बाहरी, ये है हमारे पास एक्टोडर्म, ठीक है। और हमने कहा सबसे अंदर की जो लेयर है उसे हम कहेंगे एंडोडर्म, क्योंकि एंडो जो शब्द है वो हमें क्या बता रहा है, ये हमारे पास आता है एंडोडर्म, ठीक है। ये है एक्टोडर्म और ये है एंडोडर्म, क्या बनेंगे? हमने कहा एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है, 2 ही लेयर बनती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म, जो कि आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई गया है, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास आता है, क्लियर है। अब यहाँ पर होगा क्या, हमने कहा कि कोई जो यहाँ पर अलग अलग फाइलम की हम बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसे फाइलम होते हैं जिनमें से 2 लेयर होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से 3 लेयर होती है। तो जिनमें 2 लेयर पाए जाएंगे वो 2 लेयर कौन सी होगी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ध्यान रखिए पहले एक्टोडर्म एंडोडर्म आए हैं, मेसोडर्म लास्ट की, पहले हमने कहा एक्टो और मेसो आ गया होगा, एंडो लास्ट में आया होगा, या एंडो और मेसो आया होगा, एक्टो लास्ट में आया होगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे बाहरी परत और सबसे आंतरिक परत पहले आ जाएगी, बीच वाली जो परत। तो हमने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी ऐसे फाइलम से बिलोंग करते हैं, ही लेयर पाई जा रही हैं। और उन 2 लेयर में कौन कौन सी हैं? पहली लेयर तो हमारी एक्टोडर्म आ जाती है, पहली एक्टोडर्म आ जाती है और दूसरी एंडोडर्म आ जाती है। इस प्रकार के जीवों को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब, डाई का मतलब होता है 2, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तीनों लेयर पाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ध्यान से समझिए, हमने यहाँ पे बोला है कि पहले क्या होगा, होंगे एक्टोडर्म और एंडोडर्म आता है, ठीक है, यानी कि 2 लेयर आ रही हैं। लास्ट में हमने कहा और ज्यादा, तो यहाँ पर पहले 2 लेयर आई है, बाद में 3 लेयर आई है। इट मीन्स कि हमने कहा कि जिनमें 2 लेयर पाई जा रही है उन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उन्हें हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? डिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक पहले आए होंगे, और या फिर जिनमें 3 लेयर पाई जा रही है उसे हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि पहले डिप्लोब्लास्टिक आए होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक आए होंगे, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। हमने कहा हम क्या पढ़ रहे हैं, एक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस रही होंगी। जैसे हमने कहा
एल्गी था, एल्गी में ऑर्गन डिफरेंशिएशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए हैं, उनमें भी ऑर्गन डिफरेंशिएशन नहीं था, लेकिन स्लाइटली आप आइडिया लगा पा रहे थे कि ये रूट होगी, ये लीफ होगी, ये स्टेम होगा। फिर टेरिडोफाइट्स जब आए हैं तो हमने कहा ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम हमारे पास आ गए, तो एक डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे पास आ रही हैं। वैसे ही हम यहाँ पर भी बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले डिप्लोब्लास्टिक आए होंगे या पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक आए होंगे, यानी कि ऐसे जीव जिनमें 2 लेयर पाई जा रही है, जर्म लेयर, इन तीनों लेयर को हम क्या कहेंगे, इन तीनों लेयर को हम कहते हैं जर्म लेयर। और इन तीनों लेयर से क्या होता है, यहाँ पे हमने कहा ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक है। तीनों क्या है, सेल्स हैं, और इन्हीं सेल से क्या होगा, ऊतकों का निर्माण होगा। अब क्योंकि हमने कहा कि पहले डिप्लोब्लास्टिक आए हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा, क्योंकि पहले 2 लेयर आई हैं इसीलिए पहले डिप्लोब्लास्टिक आए होंगे। फिर और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और ज्यादा विकास हुआ, और हमने कहा कि अब यहाँ पर 3 लेयर्स आ गए हैं, तो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास आएंगे, यानी कि ऐसे जीव जिनमें 3 जर्म लेयर पाई जा रही है। पढ़ ले, हमने क्या बोला था, डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं कि 2 जर्म परतों या 2 जर्म लेयर वाले भ्रूण जिन्हें बाहरी एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म कहा जाता है, जैसे पॉरीफेरा है, निडेरिया है, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहला ग्रुप हमारे पास क्या आता है, पॉरीफेरा आता है। चलिए, तो पहले क्या आएंगे, डिप्लोब्लास्टिक आएंगे, जैसे कि हमने कहा पॉरीफेरा है, निडेरिया है। सबसे जो पहला हमारा फाइलम आता है किंगडम एनिमेलिया का, वो है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में क्या पाया जा रहा है, डिप्लोब्लास्टिक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होंगे, जिनमें तीनों जर्म लेयर हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर या 3 जर्म परतों वाला भ्रूण एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म आ जाता है, उदाहरण के लिए प्लैटिहेलमिन्थेस एंड कॉर्डेट्स। क्लियर है, यहाँ तक की बात कर ली थी हमने। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर सिमेट्री की। सिमेट्री होती क्या है एक्चुअली में, सिमेट्री की बात करेंगे। अच्छा, एक बात आपको ये चीजें समझनी है कि जैसे कि हम फाइलम के बारे में बात करेंगे, मैंने कहा कि फाइलम पॉरीफेरा, यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मैंने कहा सेलुलर लेवल का। मैंने कहा जर्म लेयर की क्या स्टेजेस है, मैंने कहा डिप्लोब्लास्टिक है। अब ध्यान देखिए, हम जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होती हैं, 2 जर्म लेयर होंगी, जिसे हम एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहेंगे। फिर मैंने कहा अगर कोई यहाँ पर फाइलम है, उस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उनमें 3 जर्म लेयर पाई जा रही हैं। अगर मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला, इट मीन्स आपको ये समझ जाना है आप कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अगर मैं डिप्लोब्लास्टिक कह रही हूँ तो मैं सिर्फ 2 जर्म लेयर के बारे में बात कर रही हूँ। इसीलिए हम चीजों को पहले डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जब हम फीचर्स पढ़ रहे होंगे किसी भी फाइलम के, तब हमें हर एक चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यानी कि आपको शब्दों को समझना है, वहां पर हम सिर्फ एक एक वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि मैंने डिप्लोब्लास्टिक यूज किया, जैसे कि अगर आप सिमेट्री के बारे में बात करेंगे तो मैं कहूंगी रेडियल सिमेट्री, या मैं कहूंगी एसिमेट्री, या मैं कहूंगी बायलेटरल सिमेट्री। अब आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि अगर मैंने बायलेटरल सिमेट्री कहा है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, तो बायलेटरल वर्ड से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इसीलिए सारे जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों को क्या करने हैं, ध्यान से समझने हैं, ठीक है। अब सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। सिमेट्री एक्चुअली में हमें बताती क्या है, सिमेट्री हमें ये बताती है कि किसी जीव को आप कितने प्लेन से या कितनी डायरेक्शन से या कितनी दिशाओं से 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, वो भी तब जब जो लाइन है वो सेंटर से क्रॉस हो रही हो, सेंटर से गुजर रही हो। सेंटर आप समझते हैं, जो मिड वाला पोर्शन होता है। अब 2 इक्वल हाफ का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। 2 इक्वल हाफ का मतलब है कि अगर आप 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं तो आपके पास एक राइट और एक लेफ्ट साइड आती है। तो राइट साइड में जो जो ऑर्गन, जो जो फीचर्स या फिर जो जो आपको फीचर्स दिख रहे हैं, वही आपके लेफ्ट में भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने कहा अगर हम बीचों बीच से अपने आप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें, ऐसा नहीं है कि हमें डिवाइड करना है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए अपने फेस पे और अपनी पूरी बॉडी पे, तो हम क्या पाते हैं कि मेरी जो लेफ्ट साइड है, जो जो ऑर्गन मेरी जो राइट साइड है, जो जो ऑर्गन मेरी राइट साइड में आ रहे हैं, वो सारे ऑर्गन मेरी लेफ्ट साइड में भी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा 2 इक्वल हाफ में मैंने डिवाइड किया खुद को, एक कान यहाँ भी है तो एक कान यहाँ भी है, ठीक है, एक आंख यहाँ है तो एक आंख यहाँ है। अगर मैं नोज की बात करूं या अगर हम माउथ की बात करें, तो हमने कहा कि आधा जो पोर्शन है वो यहाँ आता है, आधा पोर्शन यहाँ आता है। अब जब आपने 2 इक्वल हाफ में खुद को डिवाइड किया, तो आप अगर टीथ को देखेंगे, दांतों को देखेंगे, तो आपने कहा बराबर दांत इधर भी होंगे और उतने ही दांत इधर भी होंगे। जैसे कि हमने कहा कि 32 हमारे पास टीथ होते हैं, ठीक है।
तो 32 टीथ अगर है तो हमने कहा कि यहाँ पर जो 16 टीथ है वो इधर होंगे और 16 इधर है। कैसे होंगे 16? 8 नीचे हैं तो 8 ऊपर यहाँ पर है, 8 नीचे हैं 8 ऊपर है। तो आपने कहा 16 दांत आपके इस साइड में है, राइट साइड में, और 16 आपके लेफ्ट साइड में है। वैसे आपने कहा कि आप पूरा जब अपने आप को डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है। आप देख रहे हैं अगर इंटरनली भी हम देखें तो आपके 2 लंग्स आते हैं, आपका एक लंग्स इधर है और एक लंग्स इधर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने जब देखा अपनी बॉडी को, हमने बी से 2 इक्वल पार्ट में हमने क्या कि एक लाइन ड्रॉ की अपने सेंटर से। ठीक है, हमने एक अपने सेंटर का मतलब होता है मिड पार्ट, बीच वाले पार्ट से। जब हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की तो हम बराबर 2 भागों में विभाजित होते हैं और दोनों भागों में हमारे समान ही अंग पाए जाते हैं। उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं पाया जाता, सब सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको क्या बोला गया, समरूपता बोली गई है। इसीलिए आप समरूपता का मतलब है कि आपने वो कितनी दिशाओं से या कितने प्लेन से आपने किसी जीव को 2 बराबर भागों में विभाजित किया है और जो 2 भाग आपके पास आए हैं वो समरूप होने चाहिए। समरूप का मतलब होता है कि दोनों समान होने चाहिए, दोनों में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं पाई जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब हमने कहा ठीक है, सिमिट्री में तो हमने ये देखना है। तो सिमिट्री में होता क्या है, हमने कहा अगर हम अपना एग्जाम्पल ले तो और कितने प्लेन है, प्लेन का मतलब होता है डायरेक्शन या दिशाएं आप कह सकते हैं, या स्थान आप कह सकते हैं। और कौन कौन से स्थान से आप लाइन को जब सेंटर से पास कराएंगे तो आप 2 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। मैंने कहा अगर सेंटर से हमें करना, पहले तो हमने ऐसे में लाइन ड्रॉ की थी। अगर आप लाइन को ऐसे में ड्रॉ करेंगे, यानी कि आपने लाइन को ऐसे में ड्रॉ किया, तो क्या आप 2 बराबर भागों में विभाजित होते हैं? नहीं, क्योंकि आपका जो यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर और कितने प्लेन हो सकते हैं और कितनी दिशाएं हो सकते हैं, कितनी डायरेक्शन हो सकती हैं, जिससे कि आप सेंटर से लाइन पास करेंगे और 2 बराबर भागों में आपको यहाँ पर जो शरीर है वो मिलेगा। बराबर भागों का मतलब हमने समझा है अभी। समरूप होने चाहिए अंग, ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे कि हमने कहा कोई भी चीज आप ले लीजिए, आपने उसके 2 बराबर भाग किए हैं। 2 बराबर भाग मतलब आप क्वांटिटी देख रहे हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि 2 भाग अगर हुए हैं तो वो 2 भाग एग्जैक्टली सेम दिखने चाहिए, उनमें सारे जो ऑर्गन है वो सब सेम होने चाहिए, जैसे कि हमने अभी मनुष्य का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब अगर हम अपनी बात करें तो आप देखेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमने कहा कि इस वाले डायरेक्शन, यानी कि आपने कहा सेंटर वाला जो प्लेन होता है, इस प्लेन के अलावा या इसके अलावा अगर आप कहीं और से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप अपने शरीर को 2 बराबर भागों में नहीं देख सकते हैं। 2 समरूप अंगों में तो आप नहीं देख सकते हैं। समरूप अंगों में आप तभी देख पाएंगे जब आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक प्रकार की जो यहाँ पे सिमेट्री है वो ये होती है। एक प्रकार की सिमेट्री कैसी होती है, आपने कहा कोई ऐसा जीव है जिसके किसी भी भाग से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन शर्त ये कि आपको सेंटर से क्या करना होगा, लाइन पास करानी होगी। आपने कहा आप किसी भी दिशा से किसी भी प्लेन से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आपको 2 बराबर इक्वल पार्ट आपको मिल रहे हैं, समरूप अंग या समरूप भाग आपको मिल रहे हैं। एक प्रकार की सममिति ये होती है। एक प्रकार की सममिति या एक प्रकार की जो सिमेट्री है वो ये होती है कि हमने कहा कि आप किसी भी प्लेन से, चाहे आप इस डायरेक्शन से लाइन ड्रॉ कीजिए, आप किसी भी डायरेक्शन से लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की समरूपता देखने को नहीं मिल रही है। तो हमने कहा कि सिमेट्री हमारे पास 3 आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती है हमारे पास सिमेट्री? हमने कहा हमारे पास आती है एसिमेट्री, हमारे पास आती है रेडियल सिमेट्री और हमारे पास आती है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब आप समझते हैं, सिमेट्री का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी जीव के शरीर के सेंटर वाले भाग से या केंद्र वाले भाग से आपने जब लाइन ड्रॉ की या आपने लाइन खींची तो आपको 2 समरूप अंग मिले हैं। जैसे कि हमने अपनी बात की है, हमने कहा राइट और लेफ्ट हमारे पास 2 आते हैं। ठीक है, समरूप अंग है, मेरा राइट और मेरा लेफ्ट दोनों सेम। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा अंग है जो मेरे राइट साइड में है लेकिन मेरे लेफ्ट साइड में नहीं है, दोनों में इक्वल होते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शरीर के तौर पे देख रहे हैं, जो आपको आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका, शरीर का। ठीक है, अब सिमेट्री में मैंने कहा कि 3 प्रकार की आती है। एक तो आती है एसिमेट्री, यानी कि कोई सिमेट्री है ही नहीं, समरूपता आपको मिल ही नहीं रही है। कुछ कुछ ऐसे जीव भी होते हैं कि जहाँ पर आपको समरूपता नहीं मिलती है।
ठीक है, आप किसी भी दिशा किसी भी प्लेन से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, लेकिन आपको सममिति देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आता है पॉरीफेरा। अभी तक आपने पॉरीफेरा के क्या क्या यहाँ पे फीचर समझे हैं। हमने क्या देखा है, शारीरिक संगठन को देखा है जो सेलुलर लेवल का इनमें आता है। दूसरा हमने यहाँ पर बात की जर्म लेयर की, तो आपने कहा कि जो जर्म लेयर है डिप्लोब्लास्टिक की श्रेणी में हम इन्हें रखते हैं, ठीक है। तीसरा हमने यहाँ पे बात की है सिमेट्री की। हमने कहा सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्री है, यानी कि आप पॉरीफेरा जो है, पॉरीफेरा जो फाइलम पॉरीफेरा है, इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनके शरीर को आप दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। किसी भी दिशा या किसी भी प्लेन से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक तो ये हुआ। दूसरा आता है रेडियल। रेडियल का मतलब होता है, ये आपके पास आया स्टार, ठीक है, ये है स्टार। अब आप इस स्टार में देखेंगे, आप किसी भी दिशा से किसी भी प्लेन से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, आप करेंगे, आपको क्या होगा, सेम ही यहाँ पर क्या मिलेंगे, भाग मिलेंगे, यानी कि आपको समरूप आपको भाग दिखाई देंगे। जैसे कि एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है आपके पास, ये आपके पास एक फ्लावर है। आपने कहा अगर आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ की तो भी आपको दो बराबर भाग मिलेंगे। आपने कहा आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ की तो भी आपको दो बराबर भाग मिलेंगे। अगर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो भी आपको बराबर भाग मिलेंगे, और अगर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो भी आपको बराबर भाग मिलेंगे। यानी कि आप किसी भी दिशा किसी भी प्लेन से लाइन ड्रॉ करवा रहे हैं और आपको इस फूलों के बराबर भाग मिल रहे हैं। ऐसी सिमिट्री को या ऐसी हमने कहा इस प्रकार की समरूपता को, इस प्रकार की सिमिट्री को हम कहते हैं रेडियल। रेडियल का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन से आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी जो जीव है उसका जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके सेंटर वाले पोर्शन को टच करने चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं सेंटर वाला पोर्शन है ये आपके पास सेंटर पोर्शन आता है इस फ्लावर का, और आप देख रहे हैं कि जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर वाले पोर्शन से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर सेंटर वाले पोर्शन को टच करना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पर जो सिमेट्री हमारे पास आती है उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो सिमेट्री आती है वो है बाईलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब होता है दो, दो से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, बाई का मतलब होता है डाई, डाई का मतलब दो, ठीक है। इस प्रकार की समिति में हमने कहा सिर्फ एक ही ऐसी डायरेक्शन है, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है, या सिर्फ एक ही ऐसा स्थान है जहां से आपने लाइन ड्रॉ की और आपको जो जीव है उस जीव के दो बराबर भाग या फिर दो समरूप भाग आपको देखने को मिले। इस प्रकार की समिति का सबसे अच्छा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मनुष्य, यानी कि ह्यूमन बींग। हमने अभी अपना ही एग्जाम्पल लिया है। हमने कहा सेंटर वाली डायरेक्शन के अलावा और कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है जहां से कि आप अपने शरीर को दो बराबर दो समरूप भागों में विभाजित कर सके। इस प्रकार की समिति कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, क्लियर है। एसिमेट्री में कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जा रही। रेडियल में आपने कहा किसी भी डायरेक्शन से पास करा लीजिए, आपको दो बराबर भाग ही मिलेंगे, दो समरूप भाग ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमने कहा बायलेटरल सिमेट्री सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा कि जहां से आपको क्या मिलेगा, लाइन ड्रॉ करने पर आपको दो बराबर दो समरूप भाग आपको देखने को मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपके पास एग्जाम्पल भी आए हैं कि रेडियल सिमेट्री किन में पाई जा रही है, ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री किन में पाई जा रही है। इट मीन्स जो सबसे प्रिमिटिव सबसे पुराने होंगे उनमें एसिमेट्री होगी, जो उनसे थोड़ा एडवांस होंगे उनमें रेडियल सिमेट्री होगी, और जो सबसे एडवांस होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्योंकि आप समझते हैं कि मनुष्य जो है वो जंतु में सबसे एडवांस क्रिएचर है, ठीक है, पढ़ लें। अब मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल आता है किसी भी फाइलम का, और मैंने कहा कि उसमें पाई जा रही है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब आप समझ जाएंगे कि किसी भी प्लेन से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है बॉडी, या दो समरूप भागों में विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले एसिमेट्री आती है जिसे असममित हम कहते हैं। इसमें हमने बोला शरीर में समरूपता की कोई रेखा नहीं होती। समरूपता की रेखा का मतलब समझते हैं आप लोग। अगर मैं कहूँ मुझ में समरूपता की रेखा कौन है, तो आप लिखेंगे इस वाले प्लेन से, इस वाले डायरेक्शन से ये जो लाइन है ये समरूपता की रेखा है, क्योंकि यहाँ लाइन ड्रॉ करने से आपको दो समरूप अंग यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव है जिनमें कोई भी समरूपता नहीं पाई जाती, जैसे कि हमने कहा पॉरीफेरा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल समरूपता। आपने कहा एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंटर डिवाइड्स द बॉडी इन टू सिमेट्रिकल हाफ, एग्जांपल सिलिंड्रेट्स एंड टिनोफोर्स।
रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या समझे कि केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा शरीर को दो सममित या दो समरूप हिस्सों में विभाजित करता है, जैसे कि सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा होगा। सिलेंट्रेटा एंड टीनो, ठीक है। रेडियल में क्या है, किसी भी दिशा से आप क्या कर रहे हैं, लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन वो केंद्र से होकर के गुजर रही है, तो आपने बोला कि यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायलेटरल सिमेट्री। अ प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इन अ सिमेट्रिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, एग्जांपल एनालिड्स, आर्थ्रोपोड एक्सेट्रा। कि द्विपक्षीय समरूपता क्या होती है कि एक तल शरीर को सममित बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित करता है, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड आदि, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने बायलेटरल सिमेट्री में क्या पढ़ा था कि बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है, सिर्फ एक ही ऐसी डायरेक्शन है जहां से आप राइट और लेफ्ट में क्या करें, किसी भी जीव के शरीर को दो समरूप हिस्सों में बांट पा रहे हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं यहाँ पर रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। लास्ट हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री आती है। अब आपने कहा इकाइनोडर्म्स एग्जिबिट अ रेडियल एज वेल एज अ बायलेटरल सिमेट्री एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। ये आप स्टार कर लीजिए इसको, इस लाइन को आपको क्या करना है, स्टार कर लेना है। क्यों, इसमें बोला गया है कि जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं अपने जीवन के विभिन्न चरणों में रेडियल और द्विपक्षीय समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। इकाइनोडर्मेटा में दोनों प्रकार की समरूपता पाई जा रही है, लेकिन अलग अलग स्टेज में पाई जा रही है। कि किसी एक स्टेज में जो यहाँ पर समरूपता थी वो कैसी थी, आपने बोला रेडियल थी। फिर नेक्स्ट जो स्टेज आई है लाइफ की, उसमें कैसी थी, आपने कहा बायलेटरल। स्टेज का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आपने मनुष्य के बारे में जब हमने समझा था और हमने कहा था कि आफ्टर पार्चुलेशन, जब जो न्यू बॉर्न होता है उसके भी अलग अलग चरण आते हैं उसके जीवन के, जिसमें हम कहते हैं कि बाल्यावस्था आती है, ठीक है। सबसे पहले तो शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, अलग अलग अवस्थाएं बता रही हैं अलग अलग एज ग्रुप को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो काइनोडर्मेटा में भी सेम यही होता है कि आपने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में रेडियल सिमेट्री पाई जा रही थी, उसके बाद वाली स्टेजेस में आपने कहा बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। क्लियर है। बॉडी कैविटी, चलिए अब हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। सीलोम के बारे में बात करने से पहले आप सिमेट्री के बारे में समझिए। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री कितने प्रकार की होती है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। चलिए अब हमने बात की यहाँ पे सिमेट्री के बारे में, हम बात करते हैं सीलोम के बारे में, बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइन बाय अ मेसोडर्म इज कॉल्ड अ सीलोम। सीलोम होता क्या है, हमने यहाँ पर बोला है, ठीक है, ये है बॉडी और आपने कहा ये है गट। गट आप समझते हैं, जो आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसके अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स आते हैं, तो वो पूरा क्या होता है, गट होता है। हमने कहा कि यहाँ पर मीजोडम, हमने यहाँ पे कुछ लाइंस की बात की थी, जैसे हमने कहा था एक्टोडम होता है, एंडोडम होता है, मीजोडम होता है। यहाँ पर आपने कहा जो मीजोडम है वो क्या करते हैं, यहाँ पे लाइनिंग और कवरिंग दोनों चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक ये है। अब देखिए, हमने कहा ये है आपकी बॉडी, ठीक है, और ये है गट। गट, बॉडी और गट के बीच में आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, ये पूरी आपके पास क्या आती है, कैविटी आती है। ये जो आपके पास आती है पूरी, ये आती है कैविटी।
जिसे आप बॉडी कैविटी के नाम से भी जानते हैं या जिसे आप सीलोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीलोम भी हम इन्हें कहेंगे और बॉडी कैविटी भी कहेंगे। ये जो आपको येलो कलर में हमने दिखाया है वो क्या है, आपकी बॉडी कैविटी है। अब हम ये देखेंगे, यह है बॉडी कैविटी। अब हम ये देखेंगे कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। ठीक है, तो बॉडी कैविटी अगर पाई जाएगी तो हमने कहा सीलोमेट है, अगर नहीं पाई जाएगी तो हमने कहा एसीलोमेट है। अगर इस यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉडी कैविटी है वो कैसी होती है, फॉल्स भी होती है, जिसे हम सीडो सीलोमेट कहते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है इसे हमने और अच्छे से समझना है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि सीलोम क्या होता है। आपने कहा बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी की जो वॉल है एंड गट वॉल, जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कैविटी और सीलोम, जो कि किससे लाइन होता है, आपने कहा मीजोडर्म से लाइन होता है। मीजोडर्म से क्या होता है, कवर यहाँ पर होता है। क्या हमने बोला, शरीर की दीवार और आंत की जो दीवार होती है, आंत यानी जो गट वाला जो पूरा एरिया होता है आंत की दीवार के बीच में मीजोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध शारीरिक गुहा को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। ये आप सही करेंगे, ये होगा सीलोम। अब जो सीलोम है, सीलोम के प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पे हमारे पास 3 प्रकार की सीलोम आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, ए सीलोमेट हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं, स्यूडो सीलोमेट हमारे पास ऑर्गन आते हैं और सीलोमेट हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में, इसकी हम बात करेंगे। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क में है, ये आपके लिए होमवर्क में हमने हल्का सा डिस्कस किया है कि सीलोम क्या होता है। ठीक है, सीलोम कितने प्रकार का होता है ये आपको देखना है कि सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें कि सीलोमेट और एसीलोमेट और सीलोमेट में, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जो एसीलोमेट होगा उनमें कोई सीलोम पाई ही नहीं जा रही है, बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही है। जो सीलोमेट है उनमें सीलोम पाई जा रही है या बॉडी कैविटी पाई जा रही है। तो स्यूडोसीलोमेट क्या हुआ, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। इसके अलावा जो हमारे पास और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इसके बारे में हम जब हम फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे सीलोम के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आपका एक और टॉपिक रह जाता है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे कि सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, और हम बात करेंगे कि सेलुलर डाइजेशन या जो डाइजेशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं अच्छे से समझनी है। अगर आप ये पॉइंट्स अच्छे से समझते हैं तो आप यहाँ पर जब हम बात करेंगे फाइलम के बारे में इजीली आप समझ सकेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक वर्ड वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो होमवर्क में आपको दिया गया है वो आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।